साथियों नमस्कार। आज हम अपने इंडियन इंग्लिश राइटर में आज पढ़ने वाले हैं सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो है इनका जन्म हुआ था 1879 में, यानी 1879 में, और 1949 को इनका डेथ हो जाता है। जो बड़े प्यार से भारत की नाइटिंगेल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, या ये कह सकते हैं भारत की बुलबुल। ठीक है, ये बहुत ही जानी मानी एक पोइट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। ठीक है, और एक पिवोटल फिगर था इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की। इनकी जो साहित्यिक जो ताकत है, ऑर्बिटरी स्किल है, यानी जो इनका जो ओहदा था या जो वाकपटुता थी वो बहुत ही यानी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पर उसको क्या है जैसे तवज्जो मिली है, एक्लेम किया गया है, यानी लोगों ने उसको माना है। तो देखिएगा इनका पूरा नाम जो है वो है सरोजनी चट्टोपाध्याय। 13 फरवरी 1879 यानी 79 को इनका हैदराबाद, जो हैदराबाद स्टेट था ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु होती है 2 मार्च 1949 को लखनऊ में, जो भारत में है। ठीक है, ये सामान्य बात है। इनके पिता थे अगौरनाथ चट्टोपाध्याय, जो एक जैसे अपने साइंटिस्ट थे और एजुकेटर थे। ठीक है, एजुकेटर थे, साइंटिस्ट और एजुकेटर, सॉरी, हाँ देखिए, साइंटिस्ट और एजुकेटर थे। और वो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। भारत में उनको एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। ठीक है, ये जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हमने। इनकी माँ थी ब्रदा सुंदरी देवी, जो भी एक कवित्री थी। तो इनका बैकग्राउंड जो है वो काफी पोइटिक था। ठीक है, फिर इनके जो सिबलिंग्स है, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो एक पोइट और एक्टर थे। ठीक है, जो एक पोइट और एक्टर थे। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जो रिवोल्यूशनरी लिखा करते थे, और सुशासिनी चट्टोपाध्याय जो काफी एक्टिव रही थी अपने जैसे पोइटिक कार्यों में। तो ये इनकी जो सिबलिंग्स है उनके बारे में है। इनका एजुकेशन जो हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, किंग्स कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज। तो जैसा हम सामान्यतः पढ़ते हैं इनके बारे में, जो ज्यादातर लोग लिखते हैं कि सामान्य परिवार से होते हैं कवि ये, तो ये सामान्य परिवार तो नहीं था। ठीक है, उस टाइम में या वहां तक कैम्ब्रिज और लंदन में पढ़ के आए हैं। पॉलिटिकल करियर, तो ये भारत की पहली प्रेसिडेंट थी। ठीक है ना, किसमें, यानी पहली महिला प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में बनी थी। और पहली जो गवर्नर बनी थी ये भारत की, राज्यपाल बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, यानी जैसे उस दौरान क्या था, भारत एक संघ के तौर पे था, क्योंकि जैसे उस दौरान तो क्या था कि ब्रिटिश के अंडर आता था। अब क्या है जो स्वतंत्र है, तो ये जैसे 1947 से 1949 के बीच में ये क्या थी, राज्यपाल बनी थी इसकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अवार्ड्स इनको मिले हैं, जैसे निक नेम्ड है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था, और महात्मा गांधी जी जो थे वो इनके कार्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यानी उसकी जो पोएटिक ब्रिलियंस है उसके कारण। इंस्ट्रूमेंटल इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने सिविल अवज्ञा आंदोलन था उसमें अच्छा कार्य किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने कार्य किया था। महिलाओं के हक के और शिक्षा के बारे में काफी बात करती हैं ये। इन्होंने क्या है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे काफी जैसे इनको प्रमोट किया है, भारत की जो लिटरेरी साहित्य जो है ना उसके माध्यम से। और सरोजनी नायडू की जो पोएट्री है ना वो लिरिकल क्वालिटी की होती है, रिच इमेजरी होती है, और थीम जो है ना वो भारतीय कल्चर का रूटेड, यानी बहुत ही एकदम मार्मिक तरीके से एकदम गहराई से ये बात आपको बतलाती है। ठीक है, फिर देखिए जैसे इनके जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे सबसे पहले द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगर जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले इसमें से आता है, जो पब्लिश हुआ था यूके में। इसमें 40 पॉइंट थी, और ये भारतीय जो जीवन है उसके बारे में, परंपराओं के बारे में, लैंडस्केप यानी जो स्थलाकृति है उनके बारे में बतलाता है काव्यात्मक माध्यम से। ठीक है, तो इसका जो जॉनर हो गया वो लिरिकल पोइट्री हो गया। थीम इसका नेचर लव और पेट्रोटिज्म है। सबसे बड़ी बात देखिए, जो एडमंड गोज जो थे एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट थे और क्रिटिक थे, उन्होंने वो काफी प्रभावित हुए थे इनकी पोइट्री से, और उन्होंने मेंटर किया था उसके अर्ली करियर के दौरान, यानी उनको सपोर्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं। और उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन अपनी पहली जो कविता थी उसमें लिखा था द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। ठीक है, दूसरा है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में। तो
ये जो टाइटल है वो ओमार खैम से लिया गया है, और ये जो गीत है लव का, डेथ का और स्प्रिंग का, ठीक है। पोइम है वो भारतीय कल्चर और हेरिटेज के बारे में और जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसके बारे में बतलाती है। लिरिकल पोइट्री है, मतलब इसमें रिदम है, गाई जा सकने वाली है, और टाइम चेंज और नेशनल आइडेंटिटी इसका थीम है। फिर है ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग में आप देखोगे कि ये लव, डेथ, यानी ज्यादातर इनकी जो पोइम है उनमें यही चीज देखने को मिलती है। लिरिकल पोइट्री है, रेजिलियंस, सेक्रीफाइस और होप इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। फिर है इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, यानी ज्यादातर इन्होंने पोइट्री लिखा है। तो इसमें क्या है, जो अलग अलग प्रकार के जो हैदराबाद के मार्केट है उनके बारे में बतलाया गया है, जो इंडियन कल्चर और क्राफ्टमैनशिप यानी शिल्पकारिता को दर्शाता है। इसका थीम जो है वो ट्रेडिशन, कॉमर्स यानी व्यापार और डेली लाइफ के बारे में है, ठीक है। फिर आता है द बेंगल सेलर। अब ये जो भारतीय जीवन है ना, जिसमें बेंगल, जैसे फिरोजाबाद की जो बेंगल्स हैं वो फेमस होती है, तो उनके बारे में बतलाता है। और अलग अलग प्रकार की जो महिलाओं के जीवन की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बतलाता है। फेमिनिटी यानी महिलावाद के बारे में, उनकी परंपराएं और जो जीवन चक्र है उनके बारे में ये बातें करता है। फिर आता है जैसे द लेडी ऑफ द लेक। लिरिकल पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री यानी बैलेड लाइक है। नैरेटिव पोइट्री की या तो बैलेड हो गया, एपिक होगा, तो एपिक लिखने तो बहुत मुश्किल होता है, तो बैलेड टाइप है। प्रकृति की सेरेनिटी, मिस्टिकल कनेक्शन और जो एक प्रकृति और अंतरात्मा के बीच में जो दर्शाया गया उसके बारे में ये बतलाता है। पोइट जो है वो इसमें काफी रोमांटिक होता है और काफी रहस्यमय होता है। एक महिला के बारे में, यानी जो काफी रोमांटिक और रहस्यमय जो महिला है उसके बारे में वर्णन करता है, जो बाय ए ट्रैंक्विल लेक, एकदम शांत जो एक झील है वहां पे है। और पोइट का जो फैसिनेशन है जो नेचर स्पिरिचुअल एसेंस के साथ, यानी प्राकृतिक जो एक आध्यात्मिक जो सार है उसके बारे में, जो कामनेस है, जो मैजिकल प्रेजेंस है डिवाइन फेमिनिटी की, उसके बारे में आपको बतलाता है, यानी महिलावाद के बारे में है, ठीक है। मोहम्मद जिन्ना, ये वैसे एलिजी है क्योंकि ये इंडिया जो था उससे जो, यानी इंडिया जो आजाद हुआ था उससे पहले की बात उसके बारे में लिखा है, तो ये जैसे लिख देते थे ऐसे। तो ट्रिब्यूट किया है उसको, हिस्ट्री किया है, लीडरशिप लॉस है, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, अपने को ये देखना है। एक पोइट्री की ट्रिब्यूट एक्सप्रेस किया गया है, जो दुख प्रकट किया गया है ऐसे जिन्ना के बारे में, उसके लीडरशिप के बारे में, ऐसी लेगेसी वगैरह जो भी बात है वो अपने को देखने को मिलती है। ज्यादातर पॉपुलर ऐसे है नहीं ये, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल से। तो अपने ये देखते हैं फादर ऑफ द डॉन। डॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, उदय होना, पौ फटना, ठीक है ना, उत्साह काल जिसको बोलते हैं। वो डिवोशनल लिरिक है, यानी हिम का मतलब हो गया डिवोशनल सॉन्ग, ठीक है। इसमें क्रिएशन है, डिवाइनिटी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आपको बतलाया गया है। हिम लाइक ट्रिब्यूट किया गया डिवाइन और पेट्रारिकल जो फिगर है, पेट्रारिकल का मतलब होता है जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें जो डॉन को क्रिएट किया गया है, जो जागृत करता है इस संसार को अपनी लाइट, एनर्जी और होप के साथ। इसमें मिथिक का मतलब होता है जो फाल्स थिंग है उसके बारे में, और स्पिरिचुअल मोटिव जो है उनके बारे में बतलाया गया है। अब है इंडियन वीवर्स, लिरिकल और सिंबॉलिकल पोइम है। लिरिकल है तो जिसको गाया जा सकता है। लाइफ साइकिल जैसे बर्थ, यूथ, डेथ, तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे अपने बात करें तो, जैसे जन्म हुआ, युवावस्था आई और अंत हो गया, ऐसे जो जीवन के 3 स्टेज हैं उसके बारे में बतलाता है। तो क्लॉथ वियरिंग के बारे में पोइम जो है वो सिंबॉलिकली प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ को करती है, कपड़ों के माध्यम से ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली बात है। सिंबॉलिकल का मतलब होता है जो दिखता है वो है नहीं, तो सिंबॉलिकल मतलब जो दिखता है वो है नहीं, अलग अर्थ निकलता है तो हम एल्गोरिकल बात कह सकते हैं अपने, ठीक है, जो मिरर करता है इंडियन ट्रेडिशन को और फिलोसॉफी बिहाइंड ऑर्डिनरी लिवलीहुड जो है उनके बारे में, ठीक है। सॉन्ग ऑफ राधा, ठीक है, तो ये 2 मिल्क मैड थी। डिवोशनल और लिरिकल, मिथोलॉजिकल है। मिथ का मतलब होता है फाल्स, वैसे जो रियल में नहीं होता वैसे माना जाता है इसे। तो डिवाइन लव के बारे में, डिवोशन और लॉन्गिंग फॉर कृष्णा, ठीक है ना, राधा की कृष्णा के साथ ही होगी भाई, राधा जो है उनका जो स्नेह था कृष्णा के साथ, तो बिल्कुल भगवान कृष्ण के साथ, तो मिथोलॉजिकल बात आ गई। इसमें राधा जो है वो एक मिल्क मैड है। मिल्क मैड का मतलब जैसे दूध बेचने वाली है, और जो गीत गाती है, मिस्टिकल बॉन्ड विद लव कृष्णा वाइल परफॉर्मिंग डेली टास्क, अपने डेली टास्क करती है उस दौरान वो गीत गाती रहती है, और अपना जो डिवाइनिटी और अर्थली जो लव है वो शो करती है और समर्पण करती है, और जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो हासिल करती है, ठीक है। अब है प्लैंक्विन बियर्ड्स, ये लिरिकल और फोक बैलेड है। इसमें भी कहानी नैरेटिव पोइम्स होगी, बैलेड जो होती है वो नैरेटिव पोइम्स है। इसमें ड्यूटी, ग्रेस और रिवरेंस ऑफ वुमनहुड के बारे में, तो आपको पता चल गया जितनी भी हमने पढ़ी है वो जैसे महिलाओं के बारे में ज्यादा लिखती हैं, उनके लव के बारे में, तो ये एक फेमिनिस्ट टाइप की पोइट है, ठीक है।
जैसे प्लैंक्विन बिरेड्स जो हैं वो कैरी करते हैं एक ब्राइड को डिवोशन, यानी डिवोशन के साथ और ग्रेस के साथ, और जो उसको बड़े नाजुकता से और लेके जाते हैं, और ये उसकी डिवाइनिटी शो करती है। और पोइम जो वो सेलिब्रेट की जाती है भारतीय ट्रेडिशन और जो रिदम जो है सेरेमोनियल लाइफ के बारे में ये बतलाता है। फिर आता है स्नैक चार्मर। स्नैक चार्मर यानी जैसे सपेरा जैसे बोले अपने, वो लिरिकल और इमेजरी है। एक्जोटिसिज्म मतलब जैसे इसमें उत्साह है, मिस्ट्री है, कल्चरल हेरिटेज है। स्नैप चार्मर जो है मेस्मराइज करता है उस क्राउड को, ठीक है। और उसके बाद हंटिंग डराता है अपनी म्यूजिक से और वाइल्ड कंपेनियन से। और उसके बाद पोइम जो है वो कैप्चर करती है भारत की जो मिस्टिकल चार्म, जैसे अपने ग्रामीण अंचल में देखते हैं या जैसे शहरों में इतना बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे सपेरा जो होता है वो कैसे डराता है, जो पुरानी परंपराएं उसके माध्यम से, एपनोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, और किस प्रकार से एक मनुष्य जो है वो एपनेटाइज, यानी एक सपेरा जो है वो ना बीन बजाता है और सांप जो है वो फन तान के उसके सामने खड़ा है, तो कैसे उसको एपनेटाइज करता है घुमाते हुए। ऐसी बात जो है वो इसमें बतलाई गई है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर करिएगा भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि कंटेंट के मामले में अपने जो हैं वो बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।